हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होल स्टडी। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो हिंदी माइनर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका टॉपिक है हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र, उसमें हम पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि आखिर किस तरह के अति लघु उत्तरी क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरी क्वेश्चन आते हैं और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसी BA-BSc कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी का संवैधानिक स्वरूप देख लेते हैं, आखिर उसका संविधान में क्या स्वरूप है। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि संघ की राजभाषा के रूप में जगह मिली है। दोस्तों, संविधान सभा ने भाषा के मुद्दे पर गहन विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया करते हैं। और ये तो संविधान में स्वीकार किया गया। और इसे लागू कब किया गया? हिंदी को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ आधिकारिक स्वरूप से लागू किया गया। हिंदी को संविधान में स्थान देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में संपर्क भाषा सबसे बड़ी संपर्क भाषा बन गई। मतलब हर कोई अलग अलग भाषा बोल रहा है। इस एक विशाल देश में प्रशासनिक और भावनात्मक रूप से एकजुट करने के लिए सामान्य भाषा की ज़रूरत थी। इसलिए हिंदी के दो किसी व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उनकी क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा का भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो वह बातचीत करने के लिए आपस में किसी संवाद करने के लिए तीसरी भाषा की यूज करते हैं, उसे ही हम संपर्क भाषा करते हैं। इसका प्रयोग केवल संचार के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, व्यापारिक और प्रशासनिक स्तर पर लोगों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। जैसे भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा है। जैसे कि आप अलग राज्यों में जाएंगे, महाराष्ट्र या फिर कहीं पर भी, तो आपको उसके लिए संपर्क भाषा हिंदी बनानी पड़ेगी। और अगर आप अलग अलग देशों में जाते हैं, जैसे जापान, रूस, वहाँ पे संपर्क भाषा इंग्लिश में होती है। जैसे कि आप पैकेटों में देखते होंगे, जैसे कि चिप्स की पैकेट आती है ना, या फिर चाइनीज़, आप कुछ तो कुरकुरा खाए होंगे, ठीक, उसमें आपको देखे होंगे कि इंग्लिश में पूरा टोटल लिखा होता है, ना चाइनीज़ में लिखा होता है ना हिंदी में लिखा होता है। संपर्क भाषा इंग्लिश होती है, जो व्यापारिक स्तर पे भी मतलब लोगों को आपस में जोड़ती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राजभाषा क्या होता है। राजभाषा राजकाज या प्रशासन की वह भाषा है जिसका उपयोग सरकारी कार्यालयों, अदालतों और कानूनों और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। यह मतलब सरकारी कामकाजों के लिए किया जाता है। और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसे भारत देश में संविधान द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। मतलब इसे संविधान द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है। और इसका क्षेत्र देख ले कि आखिर कहाँ कहाँ तक राजभाषा मतलब सीमित है। यह देश के कामकाज का माध्यम होता है। जरूरी नहीं कि यह देश हर नागरिकों द्वारा बोली या समझी जाए। मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे कि हमारा पूरा भारत देश है, इसमें अभी भी बहुत अलग अलग भाषा है। सब हिंदी नहीं बोलते, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है। मतलब हर वैरायटी है भाषा की। राष्ट्रभाषा
पूरे देश, पूरे राज्य, राष्ट्र की संपर्क भाषा है। यह भाषा पूरे देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी व उपयोग की जाती है। यह देश की सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता का प्रतीक होती है। जैसे कि इंग्लिश बोले कि दूसरे देशों तक संपर्क भाषा होती है, जैसे हमारी हिंदी है संपर्क भाषा होती है, वैसे उसे कोई कानूनी दर्जा नहीं मिला गया है कि वो इंग्लिश का उपयोग करेगा। ये केवल जनताओं द्वारा बनाया गया है कि संपर्क भाषा दूसरे देशों में हमारा इंग्लिश रहेगा। ये केवल जनताओं द्वारा अपनाया गया है। इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ है? पूरे राष्ट्र में है, पूरे राष्ट्र में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा संविधान में अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कि भारत संविधान के 17वें भाग में अनुच्छेद 343 और 351 तक हिंदी भाषा के संवैधानिक स्वरूप और राजभाषा संबंधी प्रावधानों का विस्तार में वर्णन किया गया है, जो निम्न है। दोस्तों ये अनुच्छेद जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद तो 100% पूछता है। और ये वाला तो अनुच्छेद 343 वाला जरूर पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, और आपको लॉन्ग में भी दे देगा कि पूरा अनुच्छेद के बारे में टिप्पणी करिए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसका यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट में सब लिखा गया है कि इसमें आखिर कहना क्या चाहता है। इसमें संघ की राजभाषा के बारे में कहना चाहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। ये मतलब भारत ने अनुच्छेद में इसमें कहा गया है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय, जैसे 1 या 2 या 3 आदि होगा। यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान कानून होने से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। मतलब उस समय इंग्लिश का ही प्रयोग पहले किया जाता था, उसे भी कहा गया कि साथ साथ 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी प्रयोग में लाया जाएगा, हिंदी के साथ साथ। अब अनुच्छेद 344 देखते हैं, जिसमें राजभाषा आयोग और समिति का इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रगति जारी करने के लिए हर 5-10 साल में एक आयोग बनाती है। एक आयोग बनाए, उसमें 30 सदस्यों वाली एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन होगा, ऐसा इस अनुच्छेद में लिखा गया है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 345। इसमें राज्यों की राजभाषा के बारे में कहा गया है। राज्य चाहे तो वह अपने सरकारी कार्यों के लिए हिंदी या अपने राज्य की किसी प्रचलित भाषा को अपना सकती है। जैसे कि कोई राज्य में है, जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जा रही है, तो वो राज्य चाहे तो तमिल को ही, जो वहाँ पे प्रचलित भाषा है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो तमिल भाषा है उसको वहाँ पे सरकारी कामकाजों के लिए वहाँ पे अपना सकती है। इसकी अनुमति सरकार ने दी है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, केंद्र राज्य संपर्क भाषा। केंद्र राज्य संपर्क भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य से केंद्र के बीच बातचीत की भी भाषा वही होगी जो फिलहाल केंद्र ने तय की है। जैसे कि अभी फिलहाल में अंग्रेजी है। यदि दो राज्य चाहे तो आपस में सहमति से हिंदी भी बात कर सकती है। दो राज्यों की संपर्क भाषा हिंदी भी बना सकती है। अभी तो केंद्र और राज्य के बीच में अंग्रेजी तय की गई है केंद्र द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 347 अनुच्छेद 347। इसमें विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है।
यदि किसी राज्य की बड़ी आबादी किसी दूसरी भाषा को बोलती है तो वे चाहे तो आधिकारिक मान्यता मिले तो राष्ट्रपति की अनुमति दे सकते हैं। तो उसे राष्ट्रपति अनुमति दे सकती है। जैसे कि कोई राज्य में बहुत संख्या में कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है तो राष्ट्रपति आधिकारिक मान्यता प्राप्त मिले तो राष्ट्रपति उसे अनुमति दे सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 348 सुप्रीम हाई कोर्ट की भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब तक अंग्रेजी का प्रयोग तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। अभी मतलब अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है जब तक कि संसद नया कानून बनाकर उसे बदल न दे। जब कोई संसद में नया कानून न बन जाए तब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होगा, इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 349। इसमें भाषा संबंधित कोई नया कानून बनाने की मतलब बात कही गई है कि राजभाषा में जुड़ा कोई भी नया विधि या कानून संसद के पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मतलब मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। भाषा में कोई भी मतलब नया कानून लाने से पहले आपको पहले राष्ट्रपति से इसमें मंजूरी लेनी पड़ती है, ये अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद में देखते हैं अनुच्छेद 350। इसमें शिकायत निवारण के लिए किस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं ये बताया गया है। किसी भी नागरिक को अपनी शिकायत निवारण के लिए केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी को अपनी पसंद की भाषा में मतलब आवेदन करने का अधिकार दिया गया है इसमें। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 351। इसमें हिंदी भाषा के विकास के बारे में निर्देश दिया गया है। यह अनुच्छेद संघ का कर्तव्य बताता है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे, उसका विकास करे। ये अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट में भी पूछता है। तो इसका विकास करे ताकि भारत की मिलती जुलती संस्कृति सभी तत्वों का अभिव्यक्त माध्यम बन सके। अब देखते हैं दोस्तों राजभाषा अधिनियम एवं नियम उसके देखते हैं। राजभाषा अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 संविधान में 63 में मतलब क्या कहा गया है, जो 1963 में कहा गया है। संविधान में प्रावधान था कि 1965 के बाद अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो मतलब गैर हिंदी राज्यों जिसमें मतलब हिंदी नहीं बोला जाता था, उन्होंने विरोध के कारण 1963 में यह कानून लाया गया कि जिसने 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग मतलब उस हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। यह अधिनियम ये कहता है। और एक है राजभाषा नियम 1976। इसके तहत भारत की 3 क्षेत्रों क, ख और ग में बांटा गया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राज्य में किस भाषा में पत्राचार किया जाए। इसके तहत देश में भाषा के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है क क्षेत्र, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों जैसे कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र इस सब में हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे पत्राचार पूर्णतः हिंदी में हो, टोटल मतलब 100% हिंदी में हो। और ख क्षेत्र, जहाँ हिंदी समझी जाती है,
जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है ना, तो हिंदी थोड़ी मोड़ी समझी जाती है, तो वहाँ पे, और गुजरात या महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोला जाए, मिक्स में दोनों का प्रयोग किया जाए। और अगला क्षेत्र है ग, जिसमें शेष राज्य जैसे दक्षिण भारतीय राज्य जैसे केरल हो गया, वैसे राज्य और पश्चिम बंगाल, यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे मिक्स नहीं, टोटल इंग्लिश में बोला जाए, मतलब पत्राचार किया जाए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सरकारी प्रस्ताव व आदेश। इसमें सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का उल्लेख है। राष्ट्रपति का उद्देश्य 1960 राष्ट्रपति का आदेश जो 1960 में दिया गया है, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश के आधार पर इस आदेश ने हिंदी के प्रचार प्रसार और सरकारी कामकाजों के लिए हिंदी प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया, कि मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उसको हिंदी तो आना अनिवार्य है। ये इस राष्ट्रपति आदेश 1960 में कहा गया है। अब राजभाषा संकल्प 1968 में दिया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य हिंदी के प्रयोग में तेजी लाना है और त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी ढंग से लागू करना है, कि मतलब हिंदी का प्रयोग भी मतलब तेजी लाए, और त्रिभाषा सूत्र मतलब अलग अलग भाषा, 3 भाषाएं, मतलब 3 भाषाओं का समूह होता है, को प्रभावी ढंग से लागू करना था इस संकल्प में। अब मानवीयकृत स्वरूप देख लेते हैं। इसका अर्थ हिंदी भाषा के लिखने और बोलने की एक सामान्य मानक तैयार करना है। जैसे केंद्र हिंदी निर्देशालय, यह संस्थान हिंदी की स्पेलिंग, व्याकरण और शब्दावली को मानवीकृत के लिए जिम्मेदार है। इसका महत्व मतलब क्या होता है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में सरकारी और शैक्षिक कार्यों के लिए एक ही प्रकार की मतलब शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ और बोला जा रहा है हिंदी का शब्द, और वहाँ पे कोई दूसरा वर्ड यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब सभी राज्यों, पूरे देश में एक ही प्रकार की शुद्ध हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम NEP कहते हैं। इस नीति के तहत भाषाई विमर्श का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध भाषाई विविधता का संरक्षण करना है। जैसे कि भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उस सभी भाषाओं का संग्रहण करना है। अगर छात्रों को हम इंग्लिश ही सिखा दें तो जो मतलब पंजाबी कोई हिंदी बोल रहा है, वो भाषा का अस्तित्व मतलब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम उसके संरक्षण के लिए मतलब मातृभाषा का भी ज्ञान करवाया जाता है। इस नीति के तहत छात्रों के संज्ञानात्मक विकास करना है। इस नीति में मातृभाषा, लचीले त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषावाद को प्रमुखता दी गई, ताकि शिक्षा अधिक समावेशित हो और व्यवहारिक बन सके। NEP 20 भाषा को केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति, ज्ञान संरक्षण का जरिया मानती है। इस नीति स्थानीय भाषाओं, मातृभाषा को शिक्षा देने में जोर देने के लिए उसकी मतलब भाषाओं को संरक्षित करने के लिए यह मतलब नीति बनाई गई, ताकि छात्र अवधारणाओं को बेहतर समझ सके। NEP 20 में भारत के नए प्रयोगों और विशेष संकल्पों ने निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। जैसे कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इस नीति के तहत 5 से 8 तक मतलब
मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, इस नीति के तहत। मतलब नेक्स्ट है लचीला त्रिभाषा सूत्र। इसमें 3 भाषाओं का मतलब सूत्र होता है। त्रिभाषा सूत्र के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखने का विकल्प दिया जाता है, जिसमें से कम 2 भारतीय होनी चाहिए। किसी भी राज्य पर कोई विशेष भाषा थोपी नहीं जाती कि उसको हिंदी पढ़नी है तो पढ़नी है, नहीं। उसको मतलब अपने मन से 2 भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और एक विदेशी भाषाओं का। पहली भाषा एक मातृ क्षेत्र, जैसे कि अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी भाषा, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो हिंदी भाषा, मतलब किसी अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक स्तर जैसे 5 से 8 तक शिक्षा माध्यम में मातृभाषा रखने का सुझाव है। दूसरी भाषा है हिंदी भाषी राज्यों, जैसे कि यूपी या फिर मतलब जहाँ पे हिंदी बोलने वाला राज्य है, वहाँ पर मतलब जैसे कि पहले बार में अगर आप हिंदी बोल दिए, जैसे कि वहाँ पे प्राथमिक सुझाव है, तो वहाँ पर कोई दूसरी, जैसे कि ये है पहली भाषा, तो मातृभाषा हमारी हिंदी न होगी। अगर हम हिंदी भाषी राज्य में हैं तो हमें वहाँ पर दूसरी कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए या फिर अंग्रेजी का होना चाहिए, मतलब तीनों अलग अलग भाषाओं का होना चाहिए। और गैर हिंदी भाषी मतलब इसकी मातृभाषा हिंदी नहीं होगी तो यह हिंदी या फिर अंग्रेजी हो सकता है। तीसरी भाषा है यह कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी हो सकता है जो पहली 2 भाषाओं से अलग हो। मतलब हमें 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। पहली 2 भारतीय होनी चाहिए और एक कोई भी अंग्रेजी या कोई भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बहुभाषिता, मतलब बहुत सारी भाषाओं। भारत जैसे देश में जहाँ कई भाषाएं बोली जाती है, वहाँ बहुभाषिता एक चुनौती नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह विभिन्न भाषाओं के बीच समन्वय और उनके सह-अस्तित्व पर जोर दिया जाता है। मतलब बहुत सारे भाषाओं का अस्तित्व बना रहे, उस पर हम जोर दिया जाता है। इसके तहत एक शोध बताती है कि बहुभाषी बच्चों का मानसिक विकास और समस्या सुलझाने का जो मतलब क्षमता होता है वह अधिक होता है, जिसको बहुत भाषाओं का ज्ञान होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा और जेंडर मतलब वही लिंग कि पुरुष की महिला। यह विषय इस बात का अध्ययन करता है कि पुरुष और महिला की भाषा का उपयोग किस प्रकार अलग अलग भाषा व्यवहार की तरह करती है। जैसे कि वह स्कूल जाती है, इससे स्त्रीलिंग का पता चल रहा है भाषा से ही, और वह स्कूल जाता है, इससे भी पता चल रहा है कि वह एक पुरुष के लिए भाषा बोला जा रहा है। इससे हम भाषाओं से लिंग का भी मतलब पता कर सकते हैं। और समाज की भाषाओं में लिंग भेद कैसे झलकता है, इसके बारे में पता कर सकते हैं भाषा से। भाषा जन्मजात रूप से जेंडर भेद नहीं करती, बल्कि समाज पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग भाषाएं व्यवहार करती है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा और वर्ग। यह विषय दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और शिक्षा और सामाजिक स्तर पर उसकी भाषा उच्चारण कैसे प्रभावित होती है। जैसे कि आप देख होंगे कि जो अमीर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी भाषा भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ उनका स्टैंडर्ड होता है और मतलब कुछ न कुछ भाषा में उन लोग का डिफरेंट ज़रूर होता है। वैसे ही समाज में मौजूद उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की भाषा का अपनी अलग अलग विशेषता और कोड होता है। भाषा और अस्मिता मतलब आइडेंटिटी मतलब पहचान, अस्मिता मतलब पहचान। यह विषय स्पष्ट करता है कि भाषा केवल बातचीत का साधन नहीं, बल्कि यह किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान का संबंध सबसे बड़ा प्रमाण होता है। उसकी भाषा से उसकी पहचान की जा सकती है। जैसे कि कोई पंजाबी बोल रहा है, उससे हम उसका पता कर सकते हैं कि यह पंजाब का है
ये वहाँ देश का है, उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि ये पंजाबी है। उसके क्षेत्र का पता कर सकते हैं। उसके सांस्कृतिक, उसके व्यक्तिगत पहचान तय की जा सकती है उसके भाषा से केवल। अब देखते हैं पटकथा। ये शॉर्ट में भी आ सकता है दोस्तों और लॉन्ग में भी आ सकता है। पटकथा 2 शब्दों से मिलकर बना है। पट धन कथा, जिसमें पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी, यानी जो पर्दे में कहानियाँ दिखाई जाती हैं उसे हम पटकथा कहते हैं। किसी कहानी या विचार को दृश्यों एवं संवादों में बदलकर पर्दे पर उतारने योग्य बनाना ही पटकथा होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? पहले उस विषय में के बारे में विचार किया जाता है, फिर उस कहानी का शॉर्ट संक्षिप्त कहानी बनाया जाता है, फिर पात्रों का स्वभाव, रंग, रूप, भूमिका यह सब तय करते हैं। चरित्र चित्रण तय करते हैं। दृश्य विभाजन मतलब कि आखिर कहाँ होगा, मतलब बर्फीले मौसम में होगा कि कहाँ होगा, इस बारे में दृश्य विभाजन का मतलब करते हैं। उसके बाद संवाद लेखन, पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को लिखा जाता है। आखिर पटकथा से रोजगार की क्या संभावना होती है, इसके बारे में देखा जाए तो पटकथा लेखन केवल एक कला नहीं बल्कि यह आज के समय में एक शानदार करियर भी है। पटकथा के लिए रचनात्मक सोच, भाषा में पकड़ और मानवीय भावनाओं को समझने की कला जरूरी है। फिल्मों में इससे आपको मिल सकता है। फिल्मों या वेब सीरीज़ में लेखक के तौर पे आपको मतलब इसमें मिल सकता है पटकथा के द्वारा। टीवी चैनल या प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट राइटर मतलब आपकी सोचने की पकड़ बहुत अधिक है, भाषा मतलब अच्छी है और रचनात्मक सोच है तो आपको स्क्रिप्ट राइटर के रूप में रखा जा सकता है, लेखक के रूप में रखा जाता है, कंटेंट क्रिएटर के रूप में रखा जा सकता है यूट्यूब या डिजिटल के लिए, या फिर विज्ञापन एजेंसी के लिए कॉपीराइटर के रूप में आपको रखा जा सकता है। आपकी रचनात्मक सोच होगी मतलब पटकथा में आप अगर कार्य करेंगे तो ये आपको करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञापन, एड। विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है। बी धन ज्ञापन, जिसमें बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद और सेवा के बारे में आकर्षित करना और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करना ही विज्ञापन कहते हैं। भाषा संरचना, विज्ञापन की भाषा हमेशा आकर्षित, संक्षिप्त, प्रभावी और आम बोलचाल की होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बहुत मतलब हाई फाई होना चाहिए, ऐसा नहीं, आम भाषा होना चाहिए जिससे कि उसको मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग मतलब हर कोई उसे जान सके उस विज्ञापन के द्वारा कि आखिर किस बारे में विज्ञापन हो रहा है। और संक्षेप में होना चाहिए, उसके पूरा डिटेल नहीं होना चाहिए, संक्षेप में भी बस उसकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी मतलब बता दी जाती है। और प्रभावी मतलब एक बार में दिखे और उसको प्रभावित कर दे, उस आदमी को, उपभोक्ता को प्रभावित कर दे, ग्राहकों को कि हाँ ये अच्छा है। आम बोलचाल होनी चाहिए मतलब बहुत कठिन वर्ड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्पेलिंग वाली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत मतलब जो सबके समझ में आ जाए ऐसी बोली होनी चाहिए। अब इसके प्रकार देख लेते हैं विज्ञापन के। प्रिंट विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन और डिजिटल विज्ञापन। प्रिंट विज्ञापन कैसे करते हैं, जैसे अखबार, पत्रिका, इसके द्वारा हम अगर मतलब विज्ञापन करते हैं तो उसे प्रिंट विज्ञापन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी या रेडियो के द्वारा किसी चीज़ का विज्ञापन मतलब किसी चीज़ का विज्ञापन किया जाता है, मतलब किसी चीज़ को मतलब नहीं करते, मोबाइल में उसका ऐड करते हैं, उसी को विज्ञापन कहते हैं। तो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक रेडियो में होता है किसी चीज़ का विज्ञापन तो उसे इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन कहते हैं। और सोशल मीडिया या किसी वेबसाइट पे किसी चीज़ का विज्ञापन होता है तो उसे हम डिजिटल विज्ञापन कहते हैं। इसमें रोजगार की संभावना क्या होगी, इसमें भी वही होगी। विज्ञापन एजेंसी में कॉपीराइटर के रूप में आपको रखा जा सकता है, कंटेंट क्रिएटर के रूप में, सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में रखा जा सकता है,
क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में आपका करियर के बड़े ऑप्शन हैं, इसके बहुत मांग है। अब देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपको राजभाषा को कब मान्यता दी गई, ये पूछा जा सकता है, और वही पता है मान्यता कब दी गई। और पूछा जा सकता है कहानी लेखन से आप क्या समझते हैं, मतलब इसमें कहानी बतानी होगी क्या, कहानी में क्या होता है, एक इमेजिनरी होती है, उसके बस हम कल्पना कर सकते हैं। और पटकथा किससे कहते हैं, जिससे हम किसी कहानी को पर्दे पे दिखाते हैं, उसे हम पटकथा कहते हैं। और कहानी बस हम इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, उसे हम कहानी कहते हैं। और भाषा की परिभाषा कि वही जो हम दो भाषाओं को अपनी भावनाओं या फिर अपनी संवेदनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जिस बोलचाल की हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। संवाद किसे कहते हैं, किसी दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो वह है 343 में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और एक विकास के बारे में पूछ सकता है कि आखिर हिंदी भाषा का विकास और प्रचार किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो वह हो जाएगा 351। ये पक्का क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो वीडियो को अब एक भी स्क्रिप्ट मत देखिएगा और पूरे क्वेश्चन ऊपर अगर पढ़ लेंगे तो आप ये पूरे क्वेश्चन आपका फाइनली मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। हिंदी के संवैधानिक स्वरूप से आप क्या समझते हैं, वही कि उसका हिंदी में क्यों आवश्यकता है, हिंदी कब लागू हुआ, वो सब के बारे में। और राजभाषा से क्या समझते हैं, राजभाषा एक राज का भाषा है, उसे मान्यता दी गई है, वही हो जाएगा। और त्रिभाषा का सूत्र वो तो पहले पढ़ चुके हैं। 3 भाषा होती है जिसमें 2 भारतीय होना चाहिए, एक विदेशी होना चाहिए, कोई भी मतलब हो सकता है लेकिन 2 भारतीय अवश्य होना चाहिए। राजभाषा के नियम अधिनियम 376 हो गया, जिसमें क ख ग क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें पहला है हिंदी पूर्ण होना चाहिए, दूसरा मिक्स होना चाहिए, तीसरा मतलब इंग्लिश होना चाहिए, उसमें मतलब हिंदी नहीं होना चाहिए। और है कहानी और पटकथा में अंतर क्या है, कहानी वो होता है जिसे हम इमेजिंग करते हैं, मतलब उसकी कल्पना करते हैं। और पटकथा क्या है, जिससे हम पर्दा पे उस कहानी को उतारा जाता है, उसे हम पटकथा कहते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है वो भी पता है, ये राजकाज में काम आता है। और राष्ट्रभाषा किसी पूरे देश राष्ट्र में संवाद का कार्य करता है, संपर्क भाषा के रूप में कार्य करता है। विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, विज्ञापन वही है किसी चीज़ों को उपभोक्ताओं को आकर्षित करने, उसको सेल करने के लिए जो विज्ञापन किया जाता है। पटकथा के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं, वही निर्माण की विचार किया जाता है पहले, फिर उसका कहानी संग्रह बनाया जाता है, फिर चरित्र चित्रण, फिर दृश्य चित्रण, दृश्य लेखन, फिर संवाद लेखन, वही हो गई विधाएं। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है, मतलब उसे पीछे ले जाना, और फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना। अब दीर्घ उत्तरी देख लेते हैं दोस्तों। पहला है पटकथा लेखन के रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। वही पटकथा स्क्रिप्ट राइटर और मतलब लेखक के रूप में, और मतलब और भी रोजगार के बारे में वही हो जाएगा। उसको डिटेल में आप बता दीजिएगा कि स्क्रिप्ट राइटर में किसी मतलब हमें रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है, इस सोच की आवश्यकता होती है, फिर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हो गया विज्ञापन में रोजगार की संभावना, विज्ञापन में भी वही होता है, कुछ उसमें क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव चाहिए, और किसी वेबसाइट किसी सोशल मीडिया को वह मैनेज कर सके। हिंदी को लागू करने संबंधी संवैधानिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, मतलब पूरे अनुच्छेद को, ये वेरी इम्पोर्टेंट, तो वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भाषा और बहुभाषिता में क्या जानते हैं कि बहुभाषिता हमारे देश में कंट्री में बहुत सारा है, बस वही है। तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, और इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगर आपको ऐसी